वेरी गुड आफ्टरनून। आई एम गोइंग टू स्टार्ट द लास्ट जो मैंने बताया था वो इट वाज द यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड थी। अब हम उसको आगे मैंने पूरा डेरिवेशन कंप्लीट करा दिया था, तो उस डेरिवेशन को हल्का सा रिवाइव करा रहा हूं मैं आपको। तो यहाँ पे कंडीशन आ गई थी मेरे पास में कि डी क्यू, बेटा इसे हटा दो। ओके, तो यहाँ पे मैंने डी क्यू चार्ज की वैल्यू आप लोगों को बता दी थी कि इट्स लैम्डा डी एल। लैम्डा क्या हो गया? एक तरह से काइंड ऑफ टोटल चार्ज अपॉन टोटल लेंथ। तो रिंग की जो टोटल लेंथ होगी दैट इज टोटल चार्ज अपॉन टोटल लेंथ। लैम्डा को ये भी कहते हैं, लैम्डा को एक तरह से डी एल, लैम्डा को डी क्यू अपॉन डी एल भी कहते हैं। तो आपको ये पता चल चुका होगा कि डी क्यू अगर मान लीजिए है, मुझे डी क्यू निकालना हुआ तो मैं dl से मल्टीप्लाई कर दूंगा लैम्डा को, तो dl नीचे आ गया। यहां पर अब dl की वैल्यू मैंने पुट कर देनी है, ये dl है। ओके, तो ये जब लैम्डा के साथ इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी तो आई विल फाइंड द वैल्यू ऑफ dq और लैम्डा की वैल्यू। ओके, तो ये कल वाला ही टॉपिक है जिसे मैं रिवाइज करा रहा हूं। तो यहाँ मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल ली थी छोटे एलिमेंट्री पोर्शन की वजह से, और डिस्टेंस जो मैंने लिया था वो ईपी लिया था, डेट ईपी इज अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब मैं यहाँ इस डी की बात कर रहा हूँ, तो ये डी अलोंग पी से सी की तरफ जा रही है बेटा ये इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, सिमिलरली अब मैंने ये तो इस एलिमेंट्री अपर वाले एलिमेंट्री पोर्शन की वजह से निकाल ली है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये सारी इलेक्ट्रिक फील्ड मेरी ये वैल्यू आ गई थी। मैं वही बात कर रहा हूं, अगर मैं लोअर पार्ट की भी बात करूंगा तो उससे भी सेम डायरेक्शन, ये डी डैश नाम दे दिया मैंने इसे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड पीसी डैश की तरफ, ओके पीसी डैश की तरफ यूज हो जाएगी। तो अब ये दोनों मैग्नीट्यूड में सेम है, फिर मैंने कहा इनको रिजोल्व कर लेंगे दोनों फील्डों को। तो बार बार रिजोल्व करके, ये हॉरिजॉन्टल में आ रहा था याद होगा आपको, वर्टिकल में ये आ रहा था, वर्टिकल वाले एक दूसरे से कैंसल आउट हो गए थे। तो यहाँ पर मेरे को हॉरिजॉन्टल में मैंने कह दिया था जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो समेशन होगा। समेशन का मतलब हो गया इंटीग्रेशन ऑफ द होल रिंग। मैंने फिर उसको आगे सॉल्व कर लिया, डी इसको जब मैं सॉल्व करने लगा तो मेरे पास में ये वैल्यू आ गई बेटा। ओके, सो cos थीटा की वैल्यू भी हम लोग पुट कर लेंगे यहाँ पर। cos थीटा की वैल्यू, ट्राइंगल का ये बेस है, ये एंगल है, तो ये बेस हो गया, ये हाइपोटेन्यूज हो गया। जब मैं हाइपोटेन्यूज की बात कर रहा हूं और ये बेस हो गया तो x अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स आ जाएगा। ये cos थीटा की वैल्यू मैंने पुट करी थी, तो एज इट इज उस फॉर्मूले में डेट इज ऑफ डी की वैल्यू जो थी, ये तो सेम वैल्यू वही है जो मैं पहले से वैल्यू को नोट करके आए, यहाँ cos थीटा की वैल्यू पुट कर दी थी। ओके, इस डी क्यू को फिर से वही डी क्यू यहां से ले लिया था हमने, ये चार्ज डी क्यू से यहां उठा के ये वैल्यू पुट कर दी है क्यू अपॉन 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट। ये टू सॉरी डी क्यू इज इक्वल टू क्यू अपॉन 2 पाई आर डी एल, ये वैल्यू डी क्यू की वैल्यू पुट कर दी। और एक और अभी मैं दूसरे मेथड से भी इसे बताऊंगा जहां पे हमें ये वैल्यू पुट करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट निकल जाएगा। अब जब मैंने यहां से इसको सॉल्व कर दिया तो ये इंटीग्रेशन सॉल्व करते हुए हमारे पास में ये वैल्यू आ गई बेटा। डीएल का इंटीग्रेशन 2 पाई आर हो जाएगा क्योंकि रिंग का सर्कमफ्रेंस यही होगा यार, 2 पाई आर ही। अब यहाँ पे मैंने 2 पाई आर की वैल्यू पुट कर दी, इस 2 पाई आर से ये 2 पाई आर कैंसल हो जाएगा। तो कल मेरे ये जो रिजल्ट आया था दैट वाज माय रिजल्ट, इट वाज यस्टरडे आई वाज डन टिल हियर, यहाँ तक मैंने कंप्लीट कर लिया था। अब मैंने आपको ये भी बताया, ये भी ध्यान रखना है आपको, अब इसका स्पेशल केस लेना। ओके, सो वी डू द स्पेशल केस अगेन। मैंने अब क्वेश्चन दिया जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, सबसे पहली बात तो वो क्या होगी भैया, ये तो कैंसल हो चुकी हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी टूवर्ड्स द एक्सियल लाइन, टूवर्ड्स द एक्स एक्सिस की तरफ होगी, राइट। ये हमारे पास में आ गई। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा कह सकते हो, यहाँ पी से चली और डेट पॉइंट इज रिप्रेजेंटेड बाय एम, तो पी एम की तरफ होगी। तो मैंने डायरेक्शन को आपको यहाँ बताने की कोशिश की है, दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इन दैट डायरेक्शन। ओके, सो अब केस आ गया, हमारा केस है फर्स्ट, अगर
सपोज x की वैल्यू 0 हो जाती है, x की वैल्यू 0 हो गई तो इट मींस इट इज एट पॉइंट ओरिजिन। ओरिजिन पे x की वैल्यू 0 हो गई तो उस इक्वेशन में पुट करेंगे जो अभी अभी मैंने निकाला था। अभी आपको याद होगा वो इक्वेशन हमारा ये वैल्यू थी। यहाँ पे x की वैल्यू को अगर मैं 0 पुट कर देता हूं तो ये तो हो गई कैंसल, r स्क्वायर की पावर 3/2 है, तो इससे ये r का स्क्वायर भी कैंसिल हो जाएगा, तो नीचे वैल्यू आ जाएगी r³। ओके, एक और कंडीशन, बट सबसे पहली बात तो ये कि अगर मैं x की वैल्यू को 0 पुट कर दूंगा तो जो ये इक्वेशन था बेटा यहाँ पे आ जाए, जब मैं यहाँ पे x की वैल्यू 0 पुट कर दूंगा तो डेट वैल्यू ऑफ x अगर 0 हो गई तो पूरा का पूरा इक्वेशन 0 के बराबर आ जाएगा यार। अगर मैं x की वैल्यू को 0 कर दूंगा तो सबसे पहली क्वेश्चन राइज होता है व्हेन x इज इक्वल टू 0, मतलब पॉइंट P अगर ओरिजिन पे आ जाता है, O की जगह पे आ जाता है, तो मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी। इसके थॉट के साथ ही हम ये कहते हैं किसी भी चार्ज रिंग के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो 0 होती है। दूसरा केस, अगर मैं इस x को बहुत दूर ले जाता हूं, सपोज मैं इस x को और दूर पे लेके जाता हूं, इट मींस मेरा रेडियस अगर बहुत कंपैरेटिवली x के छोटा पड़ जाएगा, तो आई मस्ट से व्हेन r इज वेरी लेस देन x, या दूसरे वे में हम लोग क्या कह सकते हैं कि हमारे पास में x इज मच मच ग्रेटर देन r, यानी कि रिंग का रेडियस कम है और x जिस पॉइंट पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं x उस एक्सियल लाइन पर वो बहुत दूर पर है, तो उस केस में x की वैल्यू बहुत बड़ी हो जाएगी, तो उस केस में हम r को बेटा नेग्लिजिबल ले लेंगे। तो इस r को अगर हम हटा देंगे यहां से तो मेरे पास ये देखो x स्क्वायर है, ये 3/2 से ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, तो x का क्यूब नीचे आ जाएगा बट एक x ऊपर है, तो ये सॉल्व कर करके हमारे पास में वैल्यू आएगी बेटा x का, ये वैल्यू कैंसिल हो गई तो x का क्यूब नीचे आ जाएगा और एक x ऊपर है, सॉल्व करने पर ये वैल्यू आ जाएगी। ऐसा लगेगा डायरेक्शन तो वही होगी p से n की तरफ, बट ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है जस्ट लाइक ए पॉइंट चार्ज की तरफ से इलेक्ट्रिक फील्ड होती है ना, यानी कि इट विल कम्स एज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। डन, ओके। अब जो मैं आपको ये वैल्यू बता रहा था, अब यहाँ पे एक डायग्राम देखो बेटा, ये डायग्राम, इसका मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड एट डिफरेंट पॉइंट्स ऑन द एक्स एक्सिस। पहले सेंटर में है, सेंटर में 0 होगी इलेक्ट्रिक फील्ड, फिर जैसे जैसे हम दूर होते जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ती जाएगी, एक लिमिट पे जाके मैक्सिमम हो जाएगी, तो यहाँ पे वो मैक्सिमम हो गए बेटा। फिर उसके बाद हम धीमे धीमे उसको अगर कम करेंगे और डिस्टेंस दूर जाएंगे तो इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड पाइप हाइपरबोला ग्राफ की तरह चेंज होगी। और आपको एक और चीज बता दूं, ये थोड़े से ग्राफ को ध्यान देना, पॉजिटिव चार्ज लिया था मैंने यहाँ पर, और जो मैंने फर्स्ट डे आपको बताया था पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बताई थी, याद करो, यहाँ पे पहुंच गए अब हम। इस केस में मैंने आपको ये कहा था कि यस, जो पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बता रहा था वो कौन से क्वाड्रेंट में होगी, फर्स्ट और थर्ड में। फर्स्ट और कौन सा क्वाड्रेंट है ये, थर्ड, पॉजिटिव चार्ज की वजह से। और जो नेगेटिव की वजह से बता रहा था तो वो कौन सा था, सेकेंड क्वाड्रेंट, और ये कौन सा बन गया, फोर्थ क्वाड्रेंट, राइट। अब हम यहाँ पे पहुंच जाते हैं फिर से, अब हमारे पास में दैट इज द वो वैल्यू आ गई यहाँ पे, तो ये फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में बन रहा है। आप ध्यान दे रहे हैं, देखो पहले स्टार्टिंग में इंक्रीज होता गया बिल्कुल लीनियर एक स्ट्रेट ग्राफ की तरह, फिर एक हाइपरबोलिक ग्राफ बन रहा है, ऐसे ही ये फोर्थ क्वाड्रेंट में। अब आप कहोगे सर ये ग्राफ बनाया कहां से आपने, अब मैं ये कहता हूं मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम का केस कौन सा है। एक तो सबसे पहली बात, मैंने यहाँ जो ग्राफ में आर लिखा है वो रेडियस लिखा है, यहाँ स्मॉल आर लिया था मैंने, यहाँ कैपिटल आर लिख दिया। ये ग्राफ कैसे आएगा, इस पूरे के पूरे डेरिवेशन को, आप मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स हैं, अगर आप में से नॉन मेडिकल के स्टूडेंट हैं, मैं मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहा हूं। पहले भी मैंने कहा था जब कोई चीज किसी के रिस्पेक्ट में चेंज हो रही हो और किसी एक पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड करती है, अगर हम उस फिजिकल क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में उसको डिफरेंशिएट कर देते हैं तो वो वैल्यू हमारी क्या बन जाती है, 0 हो जाती है। तो मैंने क्या किया, इस इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर मैं डिफरेंशिएट कर देता हूं विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस और उसे 0 के बराबर पुट कर दूंगा तो उस पॉइंट पे मेरी मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड निकल आएगी।
इस पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट को हमने डिफरेंशिएट कर दिया और 0 के बराबर पुट कर देना, तो वी गेट दिस वैल्यू। ये जो मैक्सिमम होगी वो r/√2 पर होगी। आप इसे सॉल्व करके देखना। r क्या है? रेडियस। यहाँ पे जो रेडियस आपको दिखा रहे हैं या तो a है, a की वैल्यू स्मॉल r की वैल्यू से लेके चल रहा हूं, तो बट मैंने यहाँ रेडियस को क्या लिया है? कैपिटल R लिया है। तो आप ये इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर देना विद रिस्पेक्ट टू x, then we will get the point where we will find the maximum electric field. This is the graph. दूसरा केस मैं अभी बता रहा था, इसी अगर यहाँ पे हमने क्या किया था, देखो अभी थोड़ी देर पहले मैं बात कर रहा था कि इस dq लैम्डा की वैल्यू हमने चेंज की, जो ऊपर लिखी हुई थी ये वैल्यू, ये यहाँ वाली वैल्यू मैंने पुट करी यहाँ वाली। अगर मैं इसको ना भी पुट करूं तो भी ये डेरिवेशन इजीली हो जाता है। अब आप कहोगे सर कैसे? कुछ नहीं, कॉस वाली सारी वैल्यूज पुट कर करके, अगर मैं सारी वैल्यूज को पुट करके निकाल दूं यहाँ पर, तो यही वैल्यू आएगा dq की फॉर्म में। इसको डायरेक्ट इंटीग्रेट कर देना, तो dq का इंटीग्रेशन होगा तो q बन जाएगा, वही एक्सप्रेशन बन जाएगा मेरे पास में, राइट। तो ज्यादा अगर हम नहीं भी कैलकुलेशन करते हैं, हम बिल्कुल सेम वही कॉन्सेप्ट में यूज करके हम k q अपॉन वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे और उसे इंटीग्रेट कर देंगे, तो हमें ये इक्वेशन जो हमने यहाँ पे वैल्यू निकाली है, तो ये इक्वेशन डायरेक्ट भी निकल जाती है। इसको मैं दूसरे वे से भी निकाल के बता रहा हूँ आपको। ये यहाँ पे देखो, सपोज ये रिंग है बेटा, प्लीज एक तो यहाँ पे ये इसको छोड़ दो यार जो आप लिख देते हो। ये दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एलिमेंट्री पोर्शन। मैं आपको दोबारा से बता रहा हूँ कि इस एलिमेंट्री पोर्शन की वजह से मेरे पास में ये एक चार्ज रिंग है, इसका 2D 3D के फॉर्म में देखो, ये चार्ज रिंग है। मैं इस P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड आपको निकालना चाह रहा हूँ, वही कॉन्सेप्ट यूज कर रहा हूँ। तो इस एलिमेंट्री कोई पोर्शन ले लिया मैंने, एक एलिमेंट्री पोर्शन की वजह से मेरी जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकली वो DE1 निकल गई, ठीक है, ओके। अब उसको रिजोल्व करेंगे हम, इधर की तरफ साइन लग जाएगा, इधर की तरफ क्या लग जाएगा? कॉस लग जाएगा बेटा, कॉस वाले कंपोनेंट रह जाएंगे दोनों के, ठीक है। फिलहाल के लिए मैं DE1 की वैल्यू की अगर बात करता हूं तो क्या होनी चाहिए? K DQ R²। R मैं फिलहाल इसको बोल रहा हूं बेटा, दिस इज R, और रेडियस मेरा क्या है? कैपिटल R ले लेता हूं। चलो आपकी वो तो वैल्यूज के ऊपर है कि क्या वैल्यू हम ले रहे हैं, ठीक है। एंड दिस विल बी x, दिस विल बी x, ओके। अब जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो यहाँ पे d की वैल्यू मेरे पास में आ गई, साथ में मुझे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो कॉस भी डालना पड़ेगा, ये वैल्यू निकल जाएगी। कॉस की वैल्यू क्या होगी? बेस अपॉन, अगर मैं इसको एंगल ले लेता हूँ, बेस मेरा थीटा x है, हाइपोटेन्यूज मेरा r है, तो ये वैल्यू मैंने पुट कर ली। सॉल्व करते करते मेरे पास में ये वैल्यू आ जाएगी। a ले लूं या r ले लूं, यहाँ पे a ले रखा तो a भी लिख सकते हो आप इसे, a, दिस इज a। तो a लेकर के ये वैल्यू पूरी की पूरी आ गई। अगर सपोज आई इंटीग्रेट, मैंने dq की वैल्यू को चेंज ही नहीं कर रहा, मैंने पूरी की पूरी वही एज इट इज वैल्यू ले ली और इंटीग्रेट कर दिया। इंटीग्रेट कर दूंगा तो मेरे बाद में dq का इंटीग्रेशन क्यों आ जाएगा, तो दिस इसकी बात कर रहा था मैं। अगर आपको बहुत शॉर्ट में करना हो तो ये डायरेक्टली भी इस तरह से यूज हो सकता है। तो दिस वाज द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सियल लाइन ड्यू टू ए चार्ज रिंग। अब हमारे पास में कंडीशन आ गई कि ये तो ठीक है, इसके स्पेशल केसेस भी हो गए बेटा। सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी, किसी भी एक्सियल लाइन पे बहुत दूर पे अगर हम चले जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड एज ए पॉइंट की तरह बिहेव करेगी। तो अब नेक्स्ट है हमारे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ओके। सो अब यहाँ पे कंडीशन क्या दे दी? इलेक्ट्रिक फील्ड एक इनफाइनाइट लॉन्ग चार्ज कंडक्टर है, यहां से चला इंफिनिटी से लेकर के, मान लो ये समझ लो मैं ये बात कर रहा हूँ, माइनस इंफिनिटी से लेके यहां तक चल गया, वो ये ऊपर तक चला गया प्लस इंफिनिटी तक। एक रिंग पूरी रॉड है, लेंथ है बेटा, थोड़ा सा टफ डेरिवेशन है तो इसलिए प्लीज कंसंट्रेशन करना। टफ नहीं कहूंगा इसे, बट ये कि हाँ कैलकुलेशन, मैथमेटिकल कैलकुलेशन ज्यादा है तो बायो वाले बच्चों के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। मैंने एक एलिमेंट्री पोर्शन मान लिया, ये वाला छोटा सा पोर्शन, ये पोर्शन एक एलिमेंट्री पोर्शन ले लिया मैंने, उसकी लेंथ को मैंने डीएल ले लिया। ये जो लेंथ है ये मेरी डीएल है, पूरी की पूरी लेंथ की बात नहीं कर रहा हूं, खाली एलिमेंट्री पोर्शन की लेंथ की बात। अब इस एलिमेंट्री पोर्शन देखो ये कितनी दूर पे मानना मैंने, मिड पॉइंट से x डिस्टेंस पर है,
और ये यहां से लेके ओ ए की वैल्यू भी, ये भी आपको बता देता हूं, दिस इज ओ ए की वैल्यू है डेट इज एल। ओके, थोड़ा सा ध्यान देना, इस एलिमेंट्री पोर्शन छोटे ए और बी की वैल्यू छोटा, ये समझ लो दिस इज स्मॉल ए एंड दिस इज स्मॉल बी, दिस इज द एलिमेंट्री पोर्शन जिसकी वजह से मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो दिस विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड डी, आई हैव टू रिजॉल्व दिस डी cos थीटा एंड डी sin थीटा। सिमिलरली अगर मैं ऊपर वाला कोई पोर्शन लेता हूं तो उसकी वजह से भी सेम यही कॉन्सेप्ट यूज होगा, दिस इज डी sin थीटा, उसको भी रिजॉल्व करेंगे डी cos थीटा। बेटा अगर आप बोर्ड के इस जो आपके सामने स्क्रीन है अगर उस पर ध्यान नहीं देंगे तो मैं बोल रहा हूँ कि विद इन ए सेकेंड में ही इक्वेशन गायब हो जाएगा, यानी कि आपको समझ में नहीं आएगा। तो इस डी को भी रिजॉल्व किया तो अगेन सेम वही रिंग वाला केस आ गया, हॉरिजॉन्टल में डी cos थीटा और वर्टिकल में डी sin थीटा, ये फिर से वही कैंसिल आउट हो गए, सेम कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूं मैं। तो इस अगर मैं इसको नॉर्मल इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूं वेक्टर फॉर्म में तो यही इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ना, के डी क्यू आर स्क्वायर। आर इज व्हाट, आर तो मैं इसको नाम दे रहा हूं, अब की बार आर मेरा हाइपोटेन्यूज है वो के, तो मैंने डायरेक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकाल के बता दिया आपको, ये होगी, यूनिट वेक्टर लगा दिया ताकि वेक्टर एरो डाल रखा मैंने। अच्छा इन सब की वैल्यूज, अच्छा डी क्यू की वैल्यू, के की वैल्यू आपको पता ही है, डी क्यू की वैल्यू क्या होती है लैम्डा डी एल, बिल्कुल ठीक है, तो डी क्यू की जगह पे मैंने लैम्डा डी एल पुट कर दिया यार। और एक और चीज, अब की बार मैंने मॉड लिख दिया है, तो यहाँ यूनिट वेक्टर कहीं दिखाई नहीं दे रहा होगा आपको, ये जो कैप में डाल रहा था पहले ये वाला, ये कहीं भी नहीं दिखाई देगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे मॉड कर रखा है मैंने, मॉड का मतलब होता है मैग्नीट्यूड, यानी कि स्केलर फॉर्म है मेरी, कौन सी फॉर्म है स्केलर। जो कंपोनेंट मैंने रिजॉल्व किए थे वो अलोंग द एक्स एक्सिस था कॉस, अलोंग द वाई एक्सिस ओपी की तरफ था साइन, वो कैंसिल हो गए। अब जो हॉरिजॉन्टल में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी तो ऑब्वियस है यार डी कॉस थीटा का होगी, समेशन होता जाएगा डी कॉस थीटा डी कॉस थीटा डी कॉस थीटा, समेशन डाल देंगे डी कॉस थीटा, समेशन को हटाएंगे तो वी पुट इंटीग्रेशन साइन जैसे पहले यूज किया था। बट एक चीज ध्यान रखना, यहाँ हमने सिर्फ, वहां तो क्या बन रहे थे इनफाइनाइट बन रहे थे, यहाँ सिर्फ हमने दो पार्ट लिए हैं, एक को ए डैश नाम दिया है, एक को ए डैश बी डैश बेटा, और दूसरा क्या लिया हमारे पास में ए बी, यानी कि एक ए बी था एक ए डैश बी डैश था, तो दो ही पार्ट दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर, तो मैंने दोनों को ऐड कर दिया, वहां पे समेशन यूज किया था हमने क्योंकि वहां पे नंबर ऑफ इनफाइनाइट छोटे छोटे पार्टिकल बन रहे थे रिंग के अंदर, यहाँ हमने सिर्फ दो पार्ट लिए। अब मैं इन दोनों को इंटीग्रेट कर रहा हूं, इंटीग्रेट कर दिया तो मेरे पास में डी कॉस थीटा, ऐसे ही अगर मान लो, अब यहाँ पे क्या शो किया आपको, दो इलेक्ट्रिक फील्ड है, नहीं ऐसे ही छोटे छोटे टुकड़े हम इसके भी ले लेते तो यहाँ पे भी बहुत सारे नंबर ऑफ स्मॉल बन जाते, तो हमारे पास में टोटल समेशन वही वाला कंडीशन आ जाती, समेशन यूज करते, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में सबके वर्टिकल कैंसिल हो जाएंगे, हॉरिजॉन्टल वाले बचेंगे। अब यहाँ पे देखो ये डी की वैल्यू पुट कर रखी है मैंने, दिस इज आर का स्क्वायर होना चाहिए, ठीक है, तो ये हमारे पास में ये अलोंग द एक्स एक्सिस है, इसे चाहो तो अलोंग द एक्स एक्सिस कह सकते हो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द एक्स एक्सिस आएगी। अब हमने क्या कर दिया बेटा, इसको इंटीग्रेट कर देंगे अब हम, बट इंटीग्रेशन में ना यहाँ तीन फैक्टर आपके सामने वैसे आ रहे हैं जो अननोन है, एक डीएल, एक एल, एक आर, एक कॉस थीटा। तो यार जब तीन अननोन होंगे तो हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड पुट करते हैं, भाई सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करते हैं, तीन अननोन को कन्वर्ट कर ले आते हैं एक नॉन की फॉर्म में। तो अब हमने क्या काम किया, अब यहाँ पे थोड़ा सा, अब यहाँ पे हेक्टिक हो रहा है, थोड़ा सा ध्यान देना, ओ एक पॉइंट है, ए कैपिटल दिखाई दे रहा होगा आपको, ओ दे रहा है, पी दे रहा है, ये ट्राइंगल बन रही है, इस साइड को मैंने बेटा क्या नाम दिया है एल, इस पूरी साइड को मैंने एल नाम दिया है, ठीक है। ये हमारे पास में क्या है ट्राइंगल में, cos थीटा अगर मैं निकालता हूं तो क्या बनेगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यार cos थीटा मेरा बनता है, थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, cos थीटा मेरा बनता है x यानी कि अपॉन r। अगर मैं सीकेंट जो होता है वो कॉस का उल्टा होता है नहीं होता है, तो मैं सीकेंट थीटा की बात करूंगा तो सीकेंट थीटा क्या बन गया, कॉस
सीकेंट थीटा। अगर मैं सीकेंट की बात करूं तो ये आर अपॉन एक्स हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। मुझे क्या चाहिए? आर। मैंने क्या कहा था, इस इक्वेशन में 3 अननोन है, 3 वेरिएबल है, एक मैं लेके आ रहा हूं। तो पहले मैं आर को कन्वर्ट कर रहा हूं कॉस थीटा की फॉर्म में। एक कौन है? वो थीटा। सबको कन्वर्ट करके लाना है थीटा में। तो मैंने यहां से बेटा, एक मिनट, आर को अगर मैं देखूं तो ये एक्स इधर सीकेंट के साथ मल्टीप्लाई हो गया, तो मेरे बच्चे आर किसके बराबर हो गया यार? एक्स, आर इज इक्वल टू एक्स सीकेंट थीटा। बिल्कुल ठीक है। फिर दूसरा टेन थीटा निकालो इसी ट्राइंगल में। टेन थीटा क्या होता है? बेस। बेस तो मेरा एक्स है, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर एल है, तो एक्स अपॉन एल। ठीक है, वेरी गुड। तो या सॉरी, एल अपॉन एक्स दैट इज टेन थीटा। बिल्कुल ठीक है भाई, टेन थीटा आ गया हमारे पास में। तो एल किसके बराबर आ गया? एक्स टेन थीटा के बराबर। थोड़ा ध्यान रखना बेटा इस स्क्रीन को, फिर से आगे बढ़ रहे हैं तो एल की वैल्यू, यहाँ टिग्नोमेट्री का यूज हो रहा है, तभी कहते हैं प्लस वन में। देखो ध्यान से सुनो, प्लस वन में जिस बच्चे ने मैथमेटिकल टूल्स किए हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैथमेटिकल टूल बायो वाले बच्चों को तो मैथमेटिक्स और कहीं करने को मिलेगी नहीं। अगर जिन्होंने मैथमेटिकल टूल्स नहीं किए तो प्रॉब्लम आ जाएगा। तो अब यहाँ पर कंडीशन आ गई मेरे पास में नेक्स्ट। अभी अभी मैंने बताया था एल किसके बराबर था मेरा बच्चे? एल था एक्स टेन थीटा के बराबर। अब मेरा, अगर मैं x की बात कर रहा था तो उसको डिफरेंशिएट कर दूंगा यहां पर, तो ये डिफरेंशिएशन में l का dl बन जाएगा, और x टेन थीटा को डिफरेंशिएट करूंगा तो यार पता है ना, टेन का जो डिफरेंशिएशन होता है सीकेंट स्क्वायर थीटा होता है। तो x बाहर चला गया, टेन थीटा का डिफरेंशिएशन x टेन थीटा। अब आपके पास में dl की वैल्यू पता है बेटा? प्लीज ध्यान रखना, dl की वैल्यू पता है, आपके पास में आर की वैल्यू पता है। जो 3 वेरिएबल थे इस इक्वेशन में, के लैम्डा डी एल आर स्क्वायर कॉस थीटा, अब वो यहां पे बदल जाएंगे मेरे बच्चे। ये तो मैंने आर की वैल्यू डाल दी, आर की जगह पे एक्स सीकेंट थीटा लिखा, तो आर स्क्वायर की जगह पे एक्स स्क्वायर सीकेंट थीटा लिख दूंगा। डीएल की जगह पर क्या लिखूंगा? एक्स, यस, एक्स सीकेंट इज थीटा, डी थीटा लिख दूंगा। कॉस थीटा एज इट इज लिखा रहेगा, लैम्डा पहले ही लिखा हुआ था। ये सब को सॉल्व करने के बाद, कैलकुलेशन करने के बाद मेरे बच्चे यहाँ पे के लैम्डा एक्स बाहर चला गया, फिर कौन बचा? कॉस थीटा। प्लीज ध्यान देना, लिमिट मैंने क्यों लगाई है? ये माइनस अल्फा से प्लस अल्फा लगा दी। और यार मैंने अगर इसको ओरिजिन मान लिया तो एक एंगल मेरा नीचे है उससे, तो मैंने वो नेगेटिव ले लिया, एक ऊपर है तो वो मैंने पॉजिटिव ले लिया। तो माइनस अल्फा वन से मैंने प्लस अल्फा टू लिख सकता हूं मैं, चलेगा। अब मैंने यहाँ साइन थीटा का इंटीग्रेशन किया, ओ सॉरी कॉस थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है आपको पता है ना? कॉस का डायरेक्ट साइन थीटा बन जाएगा। लिमिट लगा देंगे, लोअर लिमिट माइनस अल्फा वन, अपर लिमिट अल्फा टू। अब थीटा की जगह पे आपको पता है डेफिनेट इंटीग्रेशन हो रहा है, तो वी मस्ट, थीटा की जगह पे हम क्या यूज करेंगे? साइन थीटा की जगह पे साइन अल्फा टू माइनस साइन अल्फा माइनस अल्फा वन। तो दो माइनस पढ़ने की वजह से बेटा माइनस वाला चीज प्लस में बदल जाएगी। यानी कि हम ऐसा कह सकते थे ना यहाँ पर, माइनस साइन, ठीक है, और ये साइन तो पड़ जाता, साथ में ब्रैकेट में हम माइनस अल्फा वन लिख देते, तो यहाँ यार ये वैल्यू क्या बन जाती? दिस वैल्यू विल कम्स एज, दोनों माइनस हैं, ये माइनस माइनस, आपको पता है ना साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, एक बाहर माइनस पड़ा हुआ है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटा? प्लस हो जाएगा। डन। अब हमारे पास में कंडीशन आ गई। अब ये तो फाइनल एक्सप्रेशन आ गया, इनफाइनाइट चार्ज रॉड। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ इनफाइनाइट लॉन्ग चार्ज शीट। अगर इसको मैं स्पेशल केस बनाता हूं, आप ध्यान से सुनना बेटा, अगर इनफाइनाइट है तो एंगल ओबीएस है 90 90 होंगे कि नहीं होंगे? क्यों? क्योंकि अगर कोई बिल्डिंग है, अगर कोई, आप मान लीजिए कोई छोटा आपके बराबर का पैरेलल का ट्री है, नजदीक चले गए आप उसके एकदम, तो आपको उसकी जो टॉप है वो दिखाई दे रहा होगा। अब जैसे जैसे ट्री बढ़ता जाएगा तो आप अपने एंगल ऑफ इंक्लिनेशन अपनी आईज का ऊपर की तरफ करते जाओगे फेस का, और जब वो बहुत इनफाइनाइट पे होगा तो आपका फेस की जो आईज है वो हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल हो जाएंगी।
तो हॉरिजेंटल से वर्टिकल हो जाएंगी, तो अब इस केस में क्या हो जाएगा हमारे पास में कि एंगल 90 बन जाएंगे इनफाइनाइट के केस में। अल्फा की वैल्यू भी 90 होगी, अल्फा 1 की भी और अल्फा 2 की भी। तो यहाँ पे ध्यान देना, अल्फा 1 एंड अल्फा 2 को मेरे को 90 पुट करना पड़ेगा। 90 का मतलब होता है ये वाली वैल्यू हो जाएगी साइन 90 साइन 90। तो ये जब हम उसको सॉल्व कर लेंगे, साइन 90 की वैल्यू 1 आती है, दूसरे साइन 90 की वैल्यू भी 1 आएगी। तो दिस विल कम्स एज दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए इनफाइनाइट लॉन्ग रॉड। ओके, सो अब एक अगला नेक्स्ट टॉपिक है। नेक्स्ट टॉपिक में क्या करेंगे बेटा, अब हम मान लीजिए मेरा एक डाइपोल है, डाइपोल मेरा सपोज ए बी डाइपोल है। अब देखना बच्चा, थोड़ा सा आगे चले जाइए। एक डाइपोल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर मैंने रख दिया, मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर को जा रही है, ठीक है। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, ओके। ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है इस डायरेक्शन में। तो क्या हो रहा होगा, यस हरप्रीत कौर, ओके। अब यहां किसी एंगल थीटा पे मेरा डाइपोल रखा हुआ है, ये एंगल किसी इंक्लिनेशन थीटा पर है बच्चा, ओके। मैंने कोई मिड पॉइंट ले लिया, उस ओबियस है यार, वो भी तो थीटा ही होगा, ठीक है, क्योंकि इंक्लाइन रखा हुआ है। अब ये टोटल लेंथ मेरी ये कितनी थी, 2a, डाइपोल है, 2a हो गया। तो दिस इज ए से बी की तरफ जा रहा, मान लो ये मेरा पॉइंट बी है बेटा, ओके। तो आप एक चीज ध्यान देना, जब इलेक्ट्रिक फील्ड है तो यहां पे एक फोर्स एक्ट कर रही होगी, कितनी फोर्स होगी बेटा, देखो पॉजिटिव चार्ज है ये, पॉजिटिव चार्ज पर जो फोर्स एक्ट करती है वो बिल्कुल इलेक्ट्रिक फील्ड की ही डायरेक्शन में एक्ट करती है, तो फोर्स की डायरेक्शन भी उधर को ही होगी, ठीक है। कितनी होगी, प्लस क्यू ई, प्लस के क्यू ई, ओके, प्लस के क्यू ई इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई बेटा। यार बेटा हटा यार, ये क्या, कौन है, कौन सा बच्चा कर रहा है। सर ये दोबारा समझाना टॉपिक। मैं बता देता हूँ बेटा। आप देखो, एक डाइपोल हमने एक किसी इंक्लिनेशन एंगल थीटा पे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख दिया। आई एम टॉकिंग अबाउट द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ध्यान रखना, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहा हूँ, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की बात नहीं कर रहा। नहीं तो क्या होता, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती, बी पॉइंट पे फोर्स अलग होती, ए पे अलग होती। यहाँ पे क्या होगा, ए और बी पर बिल्कुल सेम फोर्स होगी, बस चार्ज एक माइनस का है, एक प्लस का है। आपको पता है जब प्लस का चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हो तो उसके ऊपर जो फोर्स होती है वो उसी डायरेक्शन में एक्ट करती है जिधर को इलेक्ट्रिक फील्ड एक्ट कर रही होती है। बट जो चार्ज नेगेटिव हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स की डायरेक्शन अपोजिट हो जाती है, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो। अब यहाँ पे फोर्स लेफ्ट मतलब राइट से लेफ्ट को जा रही है, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी लेफ्ट से राइट जा रही है। तो ऊपर वाले केस में तो फोर्स भी लेफ्ट टू राइट ही जा रही है, बट नीचे वाले केस में फोर्स राइट टू लेफ्ट जा रही है, क्योंकि नीचे वाला चार्ज नेगेटिव है और ऊपर वाला पॉजिटिव है। सबसे पहली बात तो ये कि दोनों चार्जों के ऊपर जो फोर्स लग रही है, एक के ऊपर क्यू ई लग रही है, दूसरे चार्ज के ऊपर बेटा माइनस क्यू ई लग रही है। आपसे अगर कोई पूछता है तो जब कोई डाइपोल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर होगा तो उसके अंदर सिर्फ जो नॉर्म नेट फोर्स आएगी, नेट लीनियर फोर्स, वो जीरो हो जाएगी, क्योंकि एक तरफ प्लस क्यू ई होगा, एक तरफ माइनस क्यू ई होगा। इसलिए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, डाइपोल के अंदर लीनियर मोशन नहीं होता, क्योंकि लीनियर फोर्स ही जीरो होती है। बट यहां पे क्या होगा, दो कपल ऑफ फोर्स एक्ट कर रहा है, एक इधर को घुमाने की कोशिश कर रहा होगा, ऐसे समझो एक रिवर है, उसमें वाटर करंट है, अगर आप उसमें कोई बीच में कोई मान लीजिए सपोज एक कोई रॉड डाल देते हो या कोई बांस डाल देते हो, तो क्या होगा, वो उस वाटर करंट उसको डाइवर्ट करने की कोशिश करेगा, चेंज करने की कोशिश करेगा। तो ऐसे ही डाइपोल को घुमाने की कोशिश की जा रही होगी, तो कपल ऑफ फोर्स एक्ट कर जाएगा, कपल ऑफ फोर्स, एंड ट्राई टू मेक दिस अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड।
इसको घुमा करके वापस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लाया जा रहा होगा, यानी कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लाया जा रहा होगा, इस डायरेक्शन में लाया जा रहा होगा इसको। तो यहाँ पे टॉर्क एक्ट करेगा। जब कपल ऑफ फोर्स होती हैं तो बेटा आपको पता है टॉर्क एक्ट करता है। टॉर्क क्या होता है? टॉर्क होता है आइदर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेस। अब आप खुद समझदार हैं, ये यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूं। एक फोर्स इधर को एक्ट कर रही है, एक फोर्स इधर को एक्ट कर रही है बेटा। तो अगर मान लीजिए यहाँ पे कपल ऑफ फोर्स हो गए, बिल्कुल ठीक है, दोनों फोर्स से मैग्नीट्यूड में तो सेम है, बट डायरेक्शन अपोजिट होने की वजह से साइन अलग अलग लगे हैं। अब यहाँ पे डायरेक्शन ये अलग अलग होने की वजह से क्या बन गया भाई? ये एंगल कितना है? अगर मैं इसकी बात करूं, ये एंगल अगर थीटा है तो बेटा यहाँ पे थीटा एंगल की वैल्यू हमारे पास में कितनी आ रही है? थीटा अगर ये, तो ये तो 2a मैंने बताया था। दोनों के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो रहा है यार? ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा कि नहीं होगा? अगर मैंने इस पॉइंट को बी नाम दिया था तो डेट विल बी, नीचे वाला क्या होगा हमारे पास में? मैंने सी नाम दे रखा है, डेट इज सी, और ये है। तो इस ट्राइंगल एबीसी ट्राइंगल के अंदर ये परपेंडिकुलर हुआ ना, तो परपेंडिकुलर को क्या कहते हैं? 2a sin थीटा कह देंगे कि नहीं कह देंगे? तो यार बीसी की वैल्यू ट्राइंगल से सॉल्व करके देखना, sin थीटा आ जाएगी। ओके, ये sin थीटा वैल्यू पुट कर दी, ए बी साइन थीटा, ए बी साइन थीटा को 2a sin थीटा। टॉर्क मेरा पूरा सॉल्व होके आ गया, Q इंटू 2a इंटू ई साइन थीटा। तो Q इंटू 2a को तो डाइपोल मोमेंट कहते हैं, P कहते हैं नहीं कहते? तो ये इक्वेशन P क्या बन जाएगा? P ई साइन थीटा बन जाएगा। बिल्कुल ठीक है, P साइन थीटा बन गया। अब साइन को भी हटाना हुआ, ये P साइन थीटा है। अब साइन को भी अगर हटाना होगा तो क्या करना पड़ेगा? क्रॉस प्रोडक्ट लगा देंगे। तो यहाँ पे हमारे पास में क्रॉस प्रोडक्ट लग गई। एक और चीज, जो डायरेक्शन होगी पी की वो किधर की तरफ होगी? माइनस क्यू से। पी क्या है? डाइपोल मूवमेंट। आपको पता है नेगेटिव टू पॉजिटिव होती है, तो नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव की तरफ होगी। दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ पी। हॉरिजॉन्टल में जो एक्ट कर रही है वो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। टॉर्क की डायरेक्शन क्या होगी? राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड स्क्रू रूल से टॉर्क की डायरेक्शन निकाल लेना। तो दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क। ये किसके बराबर आ जाएगा? ये डायरेक्शन ऑफ टॉर्क हो जाएगी बेटा। तो डायरेक्शन भी हमें पता चल गई। टॉर्क कितना एक्ट करेगा? जब किसी भी डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर डाल रखते हैं तो उस डाइपोल के ऊपर लीनियर फोर्स 0 हो जाती है, इसलिए डाइपोल के अंदर लीनियर मोशन नहीं होता, बट उसके ऊपर कपल ऑफ फोर्स होने की वजह से टॉर्क क्रिएट हो जाता है। टॉर्क क्या करता है? उसको घुमाने की कोशिश करता है, उस डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग लाने की कोशिश करता है। तो उस वजह से टॉर्क हमारा पी ही साइन थीटा होता है। डायरेक्शन ऑफ टॉर्क क्या होती है? राइट हैंड रूल से निकाल सकते हैं, राइट हैंड क्रॉस रूल से। वो अगर पी की डायरेक्शन ये है, जैसे आप लोगों ने 10th क्लास में 11th में किया था, एक स्क्रू को टाइट करते हैं हम, तो अगर ये पी की, मेरी फिंगर्स पी की डायरेक्शन है, थंब मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, तो उंगलियां की जो डायरेक्शन होगी, फर्स्ट फिंगर की उंगली जो है उसकी जो डायरेक्शन होगी वो टॉर्क की डायरेक्शन होगी। ये आपने एक्सप्रेशन किया था। अब यहाँ स्पेशल केस बता रहा हूं, अगर थीटा 0 हो जाएगा, और यार पी साइन थीटा की वैल्यू पुट करेंगे ना, साइन 0 की वैल्यू 0 तो टॉर्क 0 हो जाएगा। बिल्कुल, टॉर्क 0 होगा तो चुपचाप जाके डाइपोल अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में लेट जाएगा, आराम करेगा, और वो स्टेट में क्या होगा? वो बिल्कुल स्टेबल होगा। कौन सा कैसा होगा बेटा? स्टेबल होगा। अगर 90 वैल्यू आ जाए तो टॉर्क मेरा cos 90 sin 90 की वैल्यू मैक्सिमम होती है, तो इस केस में मैक्सिमम टॉर्क एक्ट कर रहा होगा। तो यहाँ पे क्या होगा? जरा सा डिस्टर्ब करेंगे तो वो अपनी जगह से परपेंडिकुलर अगर रखा होगा डाइपोल, मान लो ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, अब इस समय पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर को है तो हम अगर जरा सा भी इसको डिस्टर्ब करेंगे तो ये लेटता चला जाएगा, जिस तरफ मूव कर गया तो मूव करता ही रहेगा। तो ऐसी स्टेट में ये अनस्टेबल आएगा। तो बेटा अब एक और चीज है, अगर मैं P